हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और इसमें इसके से पहले वाले जो सारे जो पोर्शन हैं वो आपके पार्ट नंबर 0.6 में आपको बता दिया गया है। तो आगे का टॉपिक क्या है थोड़ा देखेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आगे का क्या होती हैं। द प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, किसी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये आपकी सॉल्यूशन के अंदर होती हैं और ये 4 टाइप की होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूट जो कि इनको खुला रख दें एटमॉस्फेयर में तो अपने आप उड़ते नहीं हैं, अपने आप वेपर फॉर्म में नहीं आते हैं और इनको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं। इज़ एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीज। अगर किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में अगर ऐसी चीज़ें मिला दी जाती हैं तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर कम बनेगा, और जब वेपर प्रेशर आपका कम बनेगा तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। कौन सा? वेपर प्रेशर। वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर इन अ वेपर प्रेशर। कैसे? जैसे आपके पास में अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास P1 है इज इक्वल टू x1 इंटू P0 1। यहाँ पर जो P1 है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, ये x1 यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, और जो P01 है ये आपका वेपर प्रेशर है, लेकिन आपका किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। तो द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा PT इज़ गिवन एज। अब डेल्टा PT का मतलब क्या हो गया साहब? क्योंकि ये आपका चेंज इन वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 x1। और इसको पूरे इक्वेशन को आप यहाँ पर P01 को कॉमन लेकर 1 माइनस x1 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं इस सिचुएशन को, हम पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो आपके पास में x1 प्लस x2 बराबर किसके होता था? 1 के होता था। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं कि नोइंग दैट x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, इक्वेशन रिड्यूस टू, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू x2 P01। वो सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट। अब देखो कि आपको अच्छे से पता है कि जब कोई x1 और x2 यहाँ पर है क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है x2 और ये आपका क्या है? आपका सॉल्यूट है। तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस पूरे इक्वेशन को आप लिख सकते हैं डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01, और डेल्टा P1 क्या था हमारे पास? P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना कहकर हम ये कह सकते हैं कि किसके बराबर होता है? x2। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो व्हाट इज दिस? x2 इज व्हाट इज दिस? x2 इज अ mole fraction of solute particle. The expression on the left hand side of the equation as mentioned earlier is called relative lowering of vapor pressure. ये वाला जो portion है वो relative of lowering pressure है and is equal to the mole fraction of the solute. The above equation can be written as, अब आगे हम इसको यदि हम लोग कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके हो गया? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप यदि एक्सपेंड करेंगे तो लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि शायद आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि अगर मोल फ्रैक्शन की बात आती है सॉल्यूट की तो जिसका निकाला जाता है उसका कंपोनेंट ऊपर होता है, बाकी का सॉल्यूशन नीचे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर जो N1 एंड N2 है आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूट्स। अब ये सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इसी सॉल्यूशन को यदि डाइल्यूट कर लें, तो अगर हम ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन करने पर हमारे पास सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे या ना के बराबर मान लेंगे।
तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन उसकी घट जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तब लिख सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 इज लेस देन N1, हैंस नेग्लेक्टिंग N2 इन द आपका डिनोमीटर वी हैव। तो आप इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं कि P0 माइनस P1 इज अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, क्योंकि राउल्ट्स लॉ मोस्टली डाइल्यूशन के लिए ही फॉलो होता है। तो अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके लिए हो गया, डाइल्यूट के लिए होगा, क्योंकि इस कंडीशन में N2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए था। अब इस तरीके से यदि अब N2 और N1, ये N2 आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N1 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन ना लेकर यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट यहाँ पर ना के बराबर मान लिया गया है। अब ये जो आपका N है इनको इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद इनको आप ऐसे लिख सकते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। शायद आपको याद हो, आप W2 कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास कंडीशन थी। तो जब गिवन मास अपॉन मोलर मास वाली कंडीशन है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि N2 के लिए कर सकते हैं W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, नीचे का नीचे ऊपर के ऊपर आप कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आएगी, W1 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। इस सिचुएशन में हम लोग इसमें आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं हेयर W1 एंड W2 आर द मासेस एंड M1 एंड M2 आर द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रेस्पेक्टिवली। इसके हम इसी हिसाब से हमारे पास ये जो आपका रिलेशन निकल के आता है, इसी रिलेशन को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, मैं आपको ये सब लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसे देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है, आप पानी वाटर मान लीजिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस में यदि कोई हम ऐड कर दें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज एंड देयरफॉर टू बॉयल द सॉल्यूशन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर विल बी हायर, सो दे विल बी अ राइज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। वाटर में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते ही उसको बॉयल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। वेपर प्रेशर तो उसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिलाते ही वेपर कम बनने लगेगी, तो वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर था वो इनिशियल टेम्परेचर था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना था, तब उसके बाद में जो उसका जो बॉयल होने का जो टेम्परेचर था उसको फाइनल टेम्परेचर बोल देते हैं। अब इन दोनों को देखा जाए, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बी। आगे का टाइम हुआ कितना, चेंजेस कितना हुआ, तो टी बी माइनस टी नॉट बी, जहाँ पर टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये टी नॉट बी किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, एंड टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। भाई सीधी सी बात है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास में वाटर है जिसका 100 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस वाले कॉलम में आप लोग क्या नोटिस करेंगे कि अगर इसमें हमने इंक्लूड कर दिया आपका NaCl, जो कि एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो अब आपका ये जो बॉयल होगा उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए आप इसको मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस, तो आप ये जो स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर है आप इसे कर लेंगे इनिशियल, और ये आपके पास हो गया फाइनल। तो जब भी हम लोग इसमें चेंजेस निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। उस कंडीशन में इसको आप मान लीजिए T1, इसको मान लीजिए T2, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं T2 माइनस T1। तो आपके पास में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डेल्टा टी से रिलेटेड होता है, तो आपके पास ये निकल आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो बताई है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, वेयर टी बी इज़ द
boiling point of pure solvent, and TB is the boiling point of solution is known as the elevation of boiling point। तो ये जो आपका जो 10 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस आपका निकलेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग इसको निकालेंगे तो इस कंडीशन में क्या आएगा 1 0 10 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो 10 डिग्री सेल्सियस है यही आपका क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपका माना जाता है। अब इसको एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, ये जो कंडीशन है आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, ये है डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किसके होता है, मोलैलिटी के होता है। मोलैलिटी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आप यहाँ पर के बी इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पर जो आपके पास के बी आपको जो नोटिस हो रहा है दिस इज अ, ये आपके पास एक कांस्टेंट है जिसको हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो के बी इज अ कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर के बी क्या बोल सकते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखिए इसको हम लोग और एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद में कंडीशन निकल के आती है, देखेंगे यहाँ पर, देखिए कैलकुलेशन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलैलिटी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि आप इसे अच्छे से और समझना चाहें तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें पता है कि मोलैलिटी था n अपॉन सॉल्वेंट इन kg। अगर सॉल्वेंट kg की जगह पर किस में दे रखा हो, ग्राम में, तो 1000 हो जाता था, 1000 ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारे पास मोलैलिटी इंटू n इंटू 1000 एंड सॉल्वेंट इन ग्राम। अब n क्या होता है ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000, और यहाँ आपके पास आ जाएगा सॉल्वेंट इन ग्राम। अब इस मोलैलिटी वाली इस पूरी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे रख दें फाइनली, तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्लू इंटू 1000 अपॉन मोलर मास एंड सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इससे हम किसी चीज़ का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर डेल्टा टी बी आपके पास में ये आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, के बी आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये आपका मास है, ये आपका मोलर मास है, जो भी आपका सॉल्वेंट दे रखा होगा उसकी अमाउंट ग्राम में है। तो यही सिचुएशन यहाँ पर आपको बताई गई है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन वी गेट डेल्टा टी बी के बी इंटू 1000, वही सेम मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ से हम लोग मास का पता लगा सकते हैं। अब आखिरकार के बी हम इस तरीके से के बी को भी निकालेंगे तो के बी के लिए भी एक डेफिनेशन बन जाती है, इट इज़ डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। इसकी जो यूनिट निकल के आएगी के बी की वो आपकी आएगी केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये आपका कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब डिटरमाइनेशन ऑफ के बी, अब कुछ नहीं करना है, आप इसको भी आप बाहर निकाल कर आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपको यहाँ पर दे रखा है, आप इसे और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर R आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.31 जूल केल्विन पर मोल होती है। TF आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया इन केल्विन हो गया। M1 आपका मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी हो गया। ये आपका एंथैल्पी वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अगर इस चीज़ को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो एलिवेशन कैसे होगा, देखिए ये वेपर प्रेशर के लिए जा रहा है और ये आपका टेम्परेचर के लिए जा रहा है। तो स्टार्टिंग क्या हो रही है कि फर्स्ट टेम्परेचर आपका डेल्टा टी बी नॉट है। इस सिचुएशन में आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का क्या है, कम है, लेकिन सॉल्वेंट का क्या होता है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट और ये आपका सॉल्यूशन का है। लेकिन आप सीधी सी बात है कि अगर इसको यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, सॉल्यूशन के आप बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा क्या होगा 1 atm पे पहुंचने के बाद इधर कंडीशन देखेंगे। तो आखिरकार हम ये देखेंगे कि ये आपका डेल्टा टी नॉट बी ये आपका इनिशियल है और डेल्टा टी बी आपका क्या है, फाइनल है। तो इस सिचुएशन में देखो ग्राफ आपका आगे की तरफ जा रहा है प्रेशर, तो हम कह सकते हैं कि आखिरकार आगे की तरफ जाने के पीछे रीज़न क्या निकला, रीज़न ये निकला कि आखिरकार कितना इसमें चेंजेस हुआ जिससे इसका एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट का। तो आप जब यहाँ पर डेल्टा टी बी निकालेंगे तो आपके पास आएगा टी बी माइनस टी नॉट डेल्टा बी। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस ग्राफ को समझ सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। तो ये आपका एक फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है। इसमें होता क्या है कि when a non volatile solid is added to the solvent, अगर किसी non volatile solute को अगर solvent में ऐड करें its vapor pressure decrease and now it would become equal to that of the solid solvent at lower temperature, thus द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज। तो सेम कंडीशन वहाँ थी और ऐसे ही यहाँ है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर बॉइलिंग के लिए था, यहाँ फ्रीजिंग के लिए है। ऐसे ही वहाँ पे इनिशियल और फाइनल चेक करेंगे तो हिसाब से हम लोग डेल्टा टी एफ ने यहाँ निकालेंगे। तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, वेयर टी नॉट एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज़ डिजोल्व इन नॉन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वहाँ पर जो कांस्टेंट फॉर्म में जो हम लोग एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे थे तो वहाँ पर डेल्टा टी बी आपको रिप्रेजेंट किया गया था। यहाँ डेल्टा टी एफ रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये किसके लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है। अच्छा, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कंडीशन सेम आपकी वही है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी और मोलैलिटी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे के एफ आ जाएगा। के एफ इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोल सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं और इसी अकॉर्डिंग हम लोग उसमें मास पता कर सकते हैं। मोलैलिटी का ये आपका फॉर्मूला हो गया, डेल्टा टी एफ निकालेंगे ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। सेम बिल्कुल पूरे दोनों फार्मूलों में केवल चेंजेस आएगा तो केवल किसका आएगा, के बी और के एफ का आएगा। के बी आपका यूज़ होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन के लिए और के एफ यूज़ होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। इसी तरीके से हमारे पास जो फाइनल जो फार्मूला आपका बनता है निकल के आपका आता है, ये सेम फार्मूला आपका आता है। यहाँ से यदि हम लोग उसको मास भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका के एफ क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। अब इसका जो इसकी भी यूनिट है, इसकी यूनिट भी केल्विन केजी मोल इनवर्स ही होगी। ठीक है, डिटरमाइनेशन ऑफ के एफ निकालेंगे तो कंडीशन हमारे पास इस तरीके की आएगी और आर यहाँ पर है। बाकी सारी चीज़ें आपकी कैसी रहेंगी, सेम। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेम है, आप देख सकते हैं। ये वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये टी एफ के लिए है, टी नॉट के लिए है, ये फ्रीजन सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आएगा। बढ़ाने पर अंतर जो निकल के आ रहा है वो डेल्टा टी एफ का निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, एक डिप्रेशन आ रहा है निकल के, और इस ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका ऑस्मोसिस। अब हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस होती क्या है। ऑस्मोसिस आप इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर केप्ट विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिटवीन देम। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ये सॉल्यूशन मान लीजिए, इसको सॉल्वेंट मान लीजिए। हालांकि यहाँ लिखा है लो शुगर कंसंट्रेशन, हाई शुगर कंसंट्रेशन, लेकिन इसको लो शुगर मतलब आप इसे कह सकते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको 100 ग्राम पर लीटर मान लीजिए, इसकी कंसंट्रेशन 300 ग्राम पर लीटर मान लीजिए। तो कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है तो इसलिए इसको बोलेंगे हाई शुगर कंसंट्रेशन। और लो वाटर कंसंट्रेशन, पानी कम चीनी ज़्यादा, इसमें चीनी थोड़ा कम है इसकी की अपेक्षा और पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है इसकी कम है। ये जो बीच में आपकी आ रही है इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं।
तो हम आखिरकार देखते क्या हैं, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्लो ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, किसमें जाएगी, लोअर टू हायर। तो हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें डिफाइन भी किया है, when a pure solvent and solution are kept with a semi permeable membrane between them, then the solvent particle pass through the membrane from the solvent side to the solution side, solvent से solution की side. This is phenomena is called osmosis. हम कह सकते हैं the flow of solvent from lower concentration to higher concentration. द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपको पता है मेम्ब्रेन कई टाइप की होती हैं आपकी, कुछ परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ इम्परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं। और जैसे कि हम इसको एग्जांपल अपने ब्लड सेल से ले सकते हैं, तो ब्लड सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि आपकी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में ही जानी जाती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी से जिक्र करेंगे यहाँ पर। टू ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis। मतलब हम कह सकते हैं या to stop the passage of the solvent molecule through a semi permeable membrane into the solution। किसी भी पूरे कंटेनर में, जैसे यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन है, आप इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए आप इसे, ये सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्वेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या था कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसकी तरफ आएंगे, सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है। अब हम सॉल्यूशन वाली साइड पर ऊपर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर, मिनिमम प्रेशर जनरेट इस पर डालेंगे, जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस आपकी रुक जाएगी। तो इस प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, और फाइनली हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से लगाया गया वह कम से कम प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस प्रोसेस आपकी रुक जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। या कह सकते आप, यहाँ लिखा भी है, द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। एक्सप्रेशन, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ गेट अ गिवन टेम्परेचर टी। अब ये सिचुएशन कहाँ से आई, इस सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। आपने नोटिस किया है, हम लोग जब गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे वहाँ हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। व्हाट इज दिस, दिस इज अ आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर जो P था वो प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, N आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हैं, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है। तो यहाँ जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, पाई से। तो आप इसे लिख सकते हैं पाई V इज इक्वल टू एन आर टी। अगर किसी गैस को किसी सॉल्यूशन, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो उस केस में क्या लिखेंगे, पाई V इज इक्वल टू एन आर टी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। और आप अच्छे से पता है कि एन अपॉन वी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये कंडीशन किसके बराबर थी, आपकी मोलैरिटी के। तो मोलैरिटी को यहाँ पर हम लोग सी, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप एन इज अपॉन वी इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। तो आप इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, क्योंकि हम जानते हैं एन अपॉन वी इज इक्वल टू सी। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो सी है आपका वो सी किस में कैसे आया कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी की जगह मान लेंगे पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, और फाइनल लिखेंगे पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और फिर लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी, क्योंकि हम जानते हैं एन अपॉन वी इज इक्वल टू सी, जो कि क्या है, आपकी मोलैरिटी है। तो ऐसे ही इन्होंने साहब कहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी सी ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर टी। हियर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आर इज द गैस कांस्टेंट। आप कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वही सेम कंडीशन आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करके
फाइनली इसको एक्सपेंड करने के थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देता हूँ। मोलर मास एक्सपेंड करने के लिए आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। फाइनल हमारे पास निकल गया था पाई इज इक्वल टू N/V RT। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम RT। तो पाई इज इक्वल टू W इंटू R इंटू T अपॉन M इंटू V। वॉल्यूम किस में है आपका, लीटर में। अगर लीटर की जगह अगर ये किस में होता, ml में होता, तो वही 1000 का क्या कर देते, अगर ml में होता तो 1000 कर देते, 1000 आपको ऊपर पहुंच जाता। उस कंडीशन निकलता आपका W इंटू R इंटू T इंटू 1000 अपॉन M इंटू V इन ml। उस कंडीशन में आप यहाँ से मास निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास निकालेंगे तो सिचुएशन हमारे पास कैसी आएगी, मोलर मास निकालेंगे आपके पास आएगा W इंटू R इंटू T इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू V इन ml। इस सिचुएशन से आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं और यही सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर दी गई है। V is the volume of solution in liter containing N2 moles of solute. If W2 gram of solute of mole masses M2 is present in the solution, then N2 तो W2 upon M2 and we can write pi V is equal to W2 RT upon M2 और M2 निकालेंगे तो W2 RT upon pi V। इसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं आपके पास सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। एक आइसोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो, सेम हो दोनों में, ना आपका इधर का पार्ट आपका इधर जाएगा ना इधर का इधर जाएगा। तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, द सॉल्यूशन विद लोअर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज द हाइपोटोनिक विद रेस्पेक्ट टू द मोर कंसनट्रेटेड ऑफ द सॉल्यूशन। आप इसे हाइपोटोनिक कह सकते हैं। जैसे आप डिस्टिल वाटर में आप किशमिश डालेंगे तो जो डिस्टिल वाटर है वो आपका हाइपोटोनिक है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही आप डिस्टिल वाटर में या थोड़ा सा कुछ उसमें ऐड होगा, अगर इसमें किशमिश डालेंगे तो हाइपोटोनिक में वो किशमिश फूल जाएगी, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो किशमिश के अंदर चला जाएगा। और इसी को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी का भरना। और हाइपरटोनिक में आपका जो अंगूर है वो आपका पिचक जाएगा, या आप RBC ले सकते हैं, उसको आपका पिचक जाएगा, जैसे आपके नमक के पानी में RBC का डाल देना। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इस कंडीशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक प्रोसेस और पढ़ेंगे जल्दी से। हम इस वीडियो को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं खींच सकते। एक रिवर्स प्रोसेस आपकी आती है जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं RO। जो RO किसी कंपनी का नाम नहीं है, RO एक प्रोसेस का नाम है। इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर solvent through the semi-permeable membrane. This phenomena is called the reverse osmosis. एप्लीकेशन क्या होते हैं, डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। घरों में जो आपका पानी हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में, पीने लायक करने में RO का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन अ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। यहाँ तक हमारे पास ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है और ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपके पास कंप्लीट हो जाती हैं। इसका जो हल्का एक पोर्शन आपका और बचता है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलर फॉर्म में चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाएगा, जिससे आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। इसे आप बैक टू बैक देख सकते हैं। और इस चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो आपको एक वीडियो में चारों न्यूमेरिकल आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप आगे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे और आप देखेंगे।